जिन लोगों में डिहाइड्रेशन होती है उनको चक्कर बहुत ज़्यादा आते हैं, खड़े होते हैं तो सर घूमता है, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो सांस फूलता है। आपने अपने यूरिन का कलर चेक करना है। रोजे के दौरान अक्सर लोगों को चक्कर आते हैं, माइग्रेन का मसला होता है। आपने कोशिश करनी है कि सहरी बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे नहीं करनी। खजूर में कुदरत ने खालिस तौर पे मिठास रखी हुई है। पानी सादा पीना कुछ लोगों के लिए मुश्किल होता है। तो शुगर पेशेंट्स होते हैं, उनका जो डाइट प्लान है वो क्या होना चाहिए? रमजान के अंदर जो रिफाइंड कार्ब्स हैं यानी कि मैदा, चीनी। ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए जो डिहाइड्रेशन होती है वो इतनी डेंजरस हो सकती है। ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं कि उनमें भी थकावट और ये सारी चीजें अमूमन। यूरिक एसिड के पेशेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? यूरिक एसिड के मरीज जितने भी कुदरती फल हैं और सब्जियां हैं इनका इस्तेमाल बेहतर कर सकते हैं। डाइजेशन इश्यूज शुरू हो जाता है हमारा रमजान के बाद। आपने अपनी डाइट में फाइबर अच्छी अमाउंट में रखना है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वाई केयर एट वाईकास्ट डिजिटल। आई एम योर होस्ट अंबर उमर। व्यूअर्स, रमज़ान का महीना सिर्फ इबादत का महीना नहीं होता, बल्कि इसका असर हमारी ईटिंग हैबिट्स, हमारी डेली रूटीन और हमारी सेहत पर बहुत गहरा असर पड़ता है। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर समरा तारिक, क्लिनिकल डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, फिटनेस एक्सपर्ट और क्लिनिकल डाइटिशियन इंस्ट्रक्टर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। डॉक्टर समरा, सबसे पहले हमें बताएं कि आपका जो प्रोफेशनल जर्नी है कैसे स्टार्ट हुई? ये स्टार्ट हुई है सिंस 2017 जब मैंने एडमिशन लिया था इन डॉक्टर ऑफ न्यूट्रिशन साइंसेज में। एंड आफ्टरवर्ड्स बस ये जर्नी तब से स्टार्ट है और अब तक चलती आ रही है। डॉक्टर समरा, बहुत से जो लोग हैं वो अफ्तार और सहरी के दरमियान कंप्लीट वाटर इनटेक का प्रॉपर यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो उससे उनकी बॉडी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? रूटीन में अगर हम देखें, रमज़ान से पहले हम दिन में 5-10 ग्लास पी लेते हैं। और रमज़ान में ये होता है कि हमारे इतने जो घंटे होते हैं जिसमें अमूमन हमने ज़्यादा काम करना होता है, उन घंटों में जब आप पानी नहीं पीते तो आपके जिस्म में नमकियात की, पानी की कमी होनी शुरू हो जाती है। तो अफ्तार से सहरी के दरमियान कोशिश करें अपने 8 से 10 ग्लास तभी पूरे करें। वक्फे वक्फे से पानी पियेंगे, स्प्रेड आउट करके पियेंगे तो आपके जिस्म में अच्छी तरह जज्ब होएगा। वही एक साथ आप पानी पियेंगे कि आपके जिस्म ने, जब आपने 3 ग्लास एक साथ पानी पिए तो हो सकता है उसमें से सिर्फ 1 ग्लास आपके जिस्म में जज्ब हो, बाकी 2 ग्लास आपके वेस्ट जाएं। डिहाइड्रेशन के अर्ली साइंस क्या होते हैं वो बताएं, जो इग्नोर बिल्कुल भी नहीं किए जा सकते, और कौन से ऐसे फूड्स हैं जो हाइड्रेशन और को नेचुरली सपोर्ट कर सकते हैं? आपने अपने यूरिन का कलर चेक करना है कि क्या वो डार्क है। डार्क यूरिनेशन का मतलब है कि आपके जिस्म जो है उसमें पानी की कमी हो रही है। यूरिन आपका जितना क्लियर होगा, टूवर्ड वाइट कलर होगा, वो उतना ज़्यादा बेहतर होगा कि आपके गुर्दे सही काम कर रहे हैं, सही से पानी की मिकदार आपके जिस्म में मौजूद है। दूसरी चीज़ आपने ये देखना है कि जिन लोगों में डिहाइड्रेशन होती है उनको चक्कर बहुत ज़्यादा आते हैं, खड़े होते हैं तो सर घूमता है, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो सांस फूलता है, और उसके अलावा दम घुटता है जब वो बंद कमरे में होते हैं, लिफ्ट में होते हैं। तो ऐसे लोग अपने पानी की कमी को पूरा करें। इसके अलावा अक्सर औकात रमज़ान में जो शुरू के दिन होते हैं 7 से 10 दिन, जब हमारा जिस्म एक आदत की तरफ अपने आप को डेवलप कर रहा होता है कि जिसमें हमने सहरी करनी है, अफ्तार करना है और इतना ड्यूरेशन में हमने कुछ नहीं खाना। इस दौरान आपने ये देखना है कि इन लोगों में जिनको डिहाइड्रेशन होती है उनमें सर दर्द की सिम्टम्स बहुत कॉमन होते हैं। सर दर्द, माइग्रेन और रात को ठीक से नींद ना आना। तो ये सारी चीज़ें उन लोगों में होती हैं जिनमें पानी की कमी हो रही थी। हाँ, इसको हम बेहतर कैसे कर सकते हैं? कुदरत ने फलों में, सब्जियों में पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा रखी है। जैसे हमारे पास कुछ फल हैं, अंगूर है, उसमें पानी की मिकदार अच्छी है। फिर आप तरबूज ले सकते हैं, खरबूजा ले सकते हैं, इन सब में पानी की मिकदार ज़्यादा है। सब्जियों में खीरे में बहुत ज़्यादा पानी होता है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। टमाटर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इनका आप सलाद बना लें चाहे, या खीरे का अगर आप जूस बना सकते हैं तो खीरे में पुदीना शामिल करके उसका एक शरबत बना के भी पी सकते हैं। हमारे पास जितने भी फल हैं उनको भी अपनी डिहाइड्रेशन को ख़त्म करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि रोज़े के दौरान अक्सर लोगों को चक्कर आते हैं, माइग्रेन का मसला होता है, तो क्या सहरी में हम खाएं, क्या क्वालिटी होनी चाहिए खाने में कि ये प्रिवेंट कर जाए चीज़ें? आपने कोशिश करनी है कि सहरी बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे नहीं करनी, बड़े आराम से तहम्मुल से करें, पानी की मिकदार बेहतर करें। और इसके अलावा आपने चाय का इस्तेमाल पहले करना है। ये नहीं करना कि सहरी करते फ़ौरन चाय पीना शुरू कर दें, क्योंकि शुरू में ये होता है कि जब आप चाय पीते हैं, कॉफ़ी लेते हैं, तो वो आपका जो नर्वस सिस्टम है वो अलर्ट हो जाता है।
जैसे कुछ घंटे गुजरते हैं तो कैफीन विड्रॉल की वजह से फिर आपको सर भारी, दर्द और चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। और बैलेंस डाइट रखें, यानी कि कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, प्रोटीन और फैट तीनों चीज़ें होनी चाहिए। दूध या दही में से कोई एक ऑप्शन जो आप सहरी में इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा पेट भर के नहीं आपने खाना और अपनी बहुत भूख भी नहीं रखनी। अच्छा, क्या रमज़ान हमारी क्या नेचुरल वेट लॉस कर सकता है? और दूसरा है कि फास्टिंग के बावजूद कुछ लोग जो है वो वेट गेन कर लेते हैं, तो ठीक है। क्या मसला होता है? एक टर्म है इंटरमिटेंट फास्टिंग, वो भी कुछ हद तक जिस तरह हम रोज़ा रख रहे हैं उससे काफ़ी हद तक सिमिलर होती है। अब क्या होता है कि जब आप अपने जिस्म को 8, 10, 12 घंटे फास्टिंग की हालत में रखते हैं तो जिस्म में बहुत सी चीज़ों की कमी होनी शुरू हो जाती है। अफ्तार से सहरी के दौरान लोग सोते नहीं हैं रात को, और अक्सर फिर उनकी क्रेविंग्स और ये सारी चीज़ें बहुत बढ़ती हैं तो जंक खाना शुरू कर देते हैं, या अफ्तार के वक्त समोसे और पकौड़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो उनका वज़न बढ़ाता है। अब इस सूरत हाल में वज़न हम कम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि कुदरत ने हमें एक मौका दिया है कि हम अपनी जिस्म की और रूह की सफाई 1 महीने में कर सकें। तो एक प्रैक्टिस है जो आप पूरी अपने बाकी के 11 महीनों में कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि अपनी अफ्तार को स्टार्ट बिल्कुल लाइट से करने कोशिश करें कि अपने जो भी आपका दस्तरखान है उस पर सबसे लाइट ऑप्शन से स्टार्ट करें, जिसमें ना तेल शामिल हो, ना ज़्यादा मीठा शामिल हो, ना कोई एडिशनल चीज़ें शामिल हो। जैसे खजूर। खजूर, बिल्कुल जैसे खजूर में कुदरत ने खालिस तौर पे मिठास रखी हुई है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी सादा पीना कुछ लोगों के लिए मुश्किल होता है तो इन्फ्यूज्ड वाटर ले सकते हैं कि जग के अंदर फ्रूट शामिल करके कुछ घंटों के लिए रखते वो इस्तेमाल कर लें, या कोई जूस इस्तेमाल करना चाहें तो कोशिश करें कि एक गिलास के अंदर तकरीबन आधे से भी कम जूस शामिल हो और बाकी इसमें पानी शामिल कर लें ताकि उनको थोड़ा जायका आ जाए। इस तरह के आप ऑप्शंस इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कोशिश करें कि अफ्तार के बाद 2 से 3 घंटों के बाद आप डिनर भी लाइट सा करें। वॉक लाजमी रखें। अगर आपने वेट लॉस करना है तो रमज़ान में अपने आप को आपको एक्टिव रखना पड़ेगा, क्योंकि हम जब पकौड़े और समोसे या फ्राइड चीज़ें खाते हैं तो हमारे चांसेस वज़न बढ़ने के ज़्यादा हो जाते हैं। तो रात के वक्त लाजमी तकरीबन 35 से 40 मिनट की जॉगिंग या तेज़ तेज़ कदम चलें, अपने बॉडी को एक्टिव रखें तो आप लाजमन वेट लॉस कर सकेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जो शुगर पेशेंट्स होते हैं उनका जो डाइट प्लान है वो क्या होना चाहिए और उनके शुगर लेवल्स को अनस्टेबल ना रखे। जो कोशिश करें कि रमज़ान के अंदर जो रिफाइंड कार्ब्स हैं, यानी कि मैदा, चीनी और ऐसी चीज़ें जिनको बहुत ज़्यादा छाना और साफ़ किया जाता है वो ना इस्तेमाल करें। शुगर के मरीज़ खजूर इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल जब अफ्तार करें तो खजूर का इस्तेमाल करें। उसके अलावा जैसे घरों में फ्रूट चाट बनती है, फ्रूट चाट लेना चाहें तो 1 कटोरी वो ले सकते हैं, बस कोशिश करें कि उसमें एडिशनल कोई जूस शामिल ना करें। इसके अलावा उन्होंने, क्योंकि जब आपके जिस्म में शुगर की कमी होती है तो आपका जिस्म एनर्जी के लिए प्रोटीन पे शिफ्ट करता है। शुगर के मरीज ऑलरेडी उनमें प्रोटीन की कमी हो रही होती है क्योंकि जिस्म में तोड़ फोड़ बहुत ज़्यादा चल रही होती है। तो क्या कर सकते हैं कि साथ में कोशिश करें कि अपनी हर प्लेट के अंदर गोश्त, अंडा या दाल में से कोई ना कोई एक ऑप्शन लाजमी रखें ताकि उनकी जो डाइट है वो बैलेंस हो सके, शुगर भी बेहतर रहे और लॉन्ग टर्म के लिए उनके जिस्म के अंदर एनर्जी मौजूद रहे। जैसे सहरी के वक्त बहुत ज़्यादा मीठी चाय, बहुत ज़्यादा मीठा दही, इस तरह की चीज़ों से थोड़ी परहेज़ कर सकते हैं। दही लेना चाहें तो उसमें कोई फल शामिल कर लें, ऐसे फल जिसमें पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा है तो रोज़ा अफ्तार करते उस फल को उन्होंने कम इस्तेमाल करना है ताकि एकदम से शुगर स्पाइक ना कर सके। सही। ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए जो डिहाइड्रेशन होती है वो कितनी डेंजरस हो सकती है? ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं कि उनमें भी थकावट और ये सारी चीज़ें अमूमन कॉमन होती हैं। तो इन मरीज़ों को क्या करना चाहिए कि कोशिश करें कि दस्तरखान में बहुत ज़्यादा फ्राइड ऑयली चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल ना करें, नमक वाली चीज़ों का इस्तेमाल कम करें और पानी की मिकदार ज़्यादा से ज़्यादा रखें। हर 2 घंटे के गिलास के बाद 1 गिलास पानी वो इस्तेमाल कर सकते हैं अफ्तार से सहरी के दरमियान। और ऐसे मरीजों में ब्लड प्रेशर इंक्रीज करने के चांसेस होते हैं जब उनमें डिहाइड्रेशन हो रही होती है। कोलेस्ट्रॉल के जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए जो हमारी ऑयली फूड हैं, जो हम इफ्तारी में फ्राइज जो आइटम्स होती हैं, उनके बारे में बताएं, इनको क्या इम्पैक्ट पड़ता है? जितने भी कोलेस्ट्रॉल के मरीज हैं सबसे पहले उनको अपने कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स के अकॉर्डिंग ही चीज़ें देखनी चाहिए। हमारे जितने भी घरों में खाने बनते हैं जो फ्राइड होते हैं, ज़्यादातर क्या होता है कि वो डीप फ्राई किए जाते हैं
जी। जितना बर्तन तेल से भरा हुआ होता है उतना ही वो उनको लगता है कि शायद हमारी चीज़ ज़्यादा बेहतर फ्राई होगी। तो जितनी भी घर की खवातीन हैं, माएँ हैं, जो ये आज का सेशन देख रही होंगी, वो अपनी कुकिंग प्रैक्टिसेस को बदलना स्टार्ट करें। खानों में आपने कोशिश ये करनी है कि ऐसे नॉन स्टिक पैन्स इस्तेमाल किए जाएं जिसमें कम से कम तेल जाए। बॉइलिंग का मेथड है, ग्रिलिंग का मेथड है, स्टीमिंग का मेथड है। ये 3-4 वो तरीकाकार हैं जिनमें कम से कम तेल इस्तेमाल होते हैं। तो इन तरीकों से अपनी रेसिपीज को थोड़ा सा वो बदलें। तो कोलेस्ट्रॉल के मरीजों के लिए यही है कि फ्राइड की निस्बत वो ग्रिल्ड, बेक्ड, स्टीम्ड ये चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। यूरिक एसिड के पेशेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कौन से फूड इनटेक करने चाहिए? यूरिक एसिड के मरीज जितने भी कुदरती फल हैं और सब्जियां हैं इनका इस्तेमाल बेहतर कर सकते हैं। जिन चीज़ों से इन्होंने परहेज करनी होती है वो हाई प्यूरिन डाइट होती है। ठीक है, तो उसमें आपने क्या कोशिश करनी है, उसमें अगर आसानी से मैं बताऊं कि आपने सुर्ख रंग का गोश्त कम से कम खाना है। बीफ, मटन इससे परहेज करनी है। इसके अलावा दालों की मिकदार भी बहुत ज़्यादा नहीं लेनी। अच्छा। ठीक है, ऐसे इसके अलावा इसके साथ साथ अगर उनको कोई और मसले मसाइल चल रहे हैं, जो चीज़ उनके डॉक्टर ने या किसी डाइटिशियन ने उनको मना की है, तो उससे भी उन्हें परहेज करनी चाहिए। अपनी सेहत के मुताबिक अपनी चीज़ों के ऑप्शन चूज करना। अच्छा, रमदान के बाद रूटीन का अचानक से चेंज हो जाता है और उसमें बॉडी कैसे अफेक्ट करती है, और प्लस ये भी बताएं कि ईद के दिन ओवर ईटिंग बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाती है, तो उसको कैसे डिसिप्लिन किया जाए? अगर आपकी स्लीपिंग हैबिट्स बेहतर हैं, हाइड्रेशन बेहतर है, तो ये रूटीन आप कंटिन्यू भी रख सकते हैं। ईद के दिनों में अमूमन मेहमान आते हैं या घर पे बहुत ज़्यादा हैवी मील्स बन रहे होते हैं। दस्तरखान में ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मीठा, अक्सर औकात तो नाश्ते में सवैयों से स्टार्ट लिया जा रहा होता है, खीर से लिया जाता है या शीर खुरमा होता है, तो इन सारी चीज़ों में मीठा बहुत ज़्यादा होता है। तो फिर क्या होता है कि सारे दिन की जो आपकी नाश्ता जब आप बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ से करते हैं, तो सारे दिन की जो आपकी ईटिंग पैटर्न्स हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो जैसे हलवा पूरी। बिल्कुल, हलवा पूरी, नान, चने, ये जब हैवी मील्स लेते हैं तो क्या होता है कि अगले मील में फिर गैप आता है और फिर कुछ ना कुछ फ्राइड या जंक फूड या फास्ट फूड वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। सही। तो फिर क्या किया जाए, इन इश्यूज जो डाइजेशन इश्यूज शुरू हो जाता है हमारा रमज़ान के बाद, तो फिर इसको कैसे रीसेट किया जाए? ठीक है, इसमें ये देखा जाए कि आपने अपनी डाइट में फाइबर अच्छी अमाउंट में रखना है। फाइबर हमें फ्रूट से, सब्जियों से, दालों से, नट से, और इसके अलावा हमारे पास जितनी भी गंदम की खालिस शक्ल होती है, जैसे चौका जिसमें शामिल होता है, उसमें फाइबर होता है। तो जब आप फाइबर इस्तेमाल करते हैं, उसके अलावा प्री और प्रोबायोटिक्स की ऑप्शंस, जिसमें हमारे पास दही बहुत अच्छी ऑप्शन है, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो आपकी गट हेल्थ अच्छी रहती है, आपकी आंतें अच्छे से हरकत में रहती हैं। साथ साथ जब अच्छे इस्तेमाल आप पानी सही से इस्तेमाल करते हैं, अच्छे से वॉक करते हैं, तो आपकी जो इनडाइजेशन है, बदहज़मी है, इन सारी चीज़ों से आप बच सकते हैं। बस ये कोशिश करनी है कि बहुत ज़्यादा मसालेदार, बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें नहीं इस्तेमाल करनी आपने रमज़ान के बाद। थैंक यू सो मच डॉक्टर समरा फॉर कमिंग। एक फाइनल मैसेज जो हमारे व्यूअर्स को देना चाहें रमज़ान के हवाले से? कि कोशिश करें कि अपनी प्लेट को बैलेंस रखें, उसमें हर जो कुदरत ने चीज़ें बनाई हैं उनका ज़्यादा इस्तेमाल करें, बजाय ये कि आप डब्बे वाली चीज़ें, पैकेट वाली चीज़ें, बहुत ज़्यादा मीठी स्पाइसी चीज़ें इस्तेमाल करें। जो चीज़ जिस हालत में कुदरत ने हमें दी है, कोशिश करें उसे उसी हालत में इस्तेमाल करें। वो आपके जिस्म के लिए बनाई गई है, जितना ज़्यादा आप उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं, एडिशन करते हैं, उतना ज़्यादा वो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह बनना शुरू हो जाती है। पानी की मिकदार पे आपने लाजमन फोकस करना है कि उसको अच्छे से इस्तेमाल करें और फिज़िकली लाजमी एक्टिव रहें, ताकि 1 महीने की जो आपकी प्रैक्टिस है उसका असर पूरे साल रह सके।